आज़ादी इज़हार सुनने वालों की खिदमत में ग़ुलाम मोहम्मद वामिद सलाम पेश करता है। आज हम पेश कर रहे हैं हरियाणा के बहादुर सपूत की हैरत अंगेज़ दास्तान भेड़ा। भेड़ा किस्त नंबर 4। जेल की काल कोठरी में अपनी मौत को करीब तरीन महसूस करते हुए गुजरी ज़िंदगी के तमाम वर्क खुद ब खुद उलटते जा रहे थे। ये सोचकर उसे बेहद दुख हुआ कि अभी चंद ही साल कबल उसका शागिर्द मनोहर लाल, ये नाम भी फर्जी है, असल नाम याद नहीं, जो कि जाट कौम से था, उसके पास आया और कहा कि उस्ताद जी, मुझे कुछ दिन के लिए अपनी बंदूक दे दो, मुझे अपने चंद दोस्तों के साथ शिकार पर जाना है। ये सुनकर उसने बंदूक देने के मामले पर कुछ तरद्दुद किया, लेकिन मनोहर लाल ने उसकी हर तरह से तशफ़ी कर दी और इत्मीनान दिलाया कि तुम्हारी बंदूक को गलत काम के लिए इस्तेमाल हरगिज़ नहीं किया जाएगा। भेड़े ने इस पर एतमाद करते हुए अपनी बंदूक उसको दे दी। उसकी बंदूक के बट पर कुछ मखसूस नक्शो निगार उसने खुद अपने हाथ से कंधा किए हुए थे, जो कि उसकी बंदूक की शान और पहचान थे। बहरहाल मनोहर लाल बंदूक ले गया। फिर कई रोज़ तक वो वापस नहीं आया। अलबत्ता उसके मुतालिक ये खबर ज़रूर आ गई कि मनोहर लाल रूपोश हो गया है। बाद ये खबर आई कि मनोहर लाल ने अपने बदमाश जराइम पेशा साथियों के साथ मिलकर किसी करीबी गांव में एक हिंदू सेठ के घर पर हमला किया था। पूरे घर को लूट कर आग लगा दी और कुछ अहले खाना को कत्ल भी कर दिया। इस वारदात में इस्तेमाल होने वाली भेड़े की बंदूक बादियाब हो गई थी। पुलिस मुजरमान की तलाश में छापे मार रही थी। ये इतला मिलते ही कुछ लोगों के कहने पर ग़ुलाम हुसैन भेड़ा भी रूपोश हो गया। वो दरअसल धनाना गांव में जाकर अपने अजीज़ों के यहाँ छुप गया था। बहुत अरसा वो रूपोश रहा, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में बच्चों को फाका कशी और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऊपर से पुलिस बार बार उनको तंग कर रही थी। घर में बच्चों के दिगरगुम हालात सुनकर बिल आखिर ग़ुलाम हुसैन ने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया और जींद शहर आकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ग़ुलाम हुसैन के बयान के बाद मनोहर लाल और उसके दीगर मुजरिम साथियों को पकड़ लिया गया, लेकिन ठोस सबूत ग़ुलाम हुसैन के खिलाफ उसकी बंदूक थी, जो कि मौका वारदात से बादियाब हुई थी और अब अदालत में जज साहब के सामने मौजूद थी। आला कत्ल की मौजूदगी में मुकदमा चला। मनोहर लाल और दीगर मुजरमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो बंदूक ग़ुलाम हुसैन से शिकार के लिए मांग कर ले गए थे। उनके बयान के मुताबिक ये कार्रवाई ग़ुलाम हुसैन भेड़े ने ही की है। जज ने ग़ुलाम हुसैन को फांसी की सज़ा सुना दी और दीगर मशकूक मुजरमों को भी कुछ साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ग़ुलाम हुसैन की एक ज़हीन बेटी शरीफन थी, जिसकी उम्र 12-15 साल के दरमियान होगी। वो अदालत के एक सरकारी वकील से मिली। ये वकील उनके गांव कालवा का रिहायशी था। उसको सारी हकीकत बताई गई। वो खुद भी इन हक़ाइक़ से आगाह था और ग़ुलाम हुसैन की इज्जत करता था। जब शरीफन ने उसके पास आकर अपने बाप की रिहाई के लिए मिन्नतें करनी और रोना शुरू किया तो उसको उस पर बहुत तरस आया और उसने उसकी मदद करने का इरादा कर लिया। उसने शरीफन को कुछ अहम बातें समझाईं और कहा कि जज साहब, जो कि अंग्रेज़ था, बहुत रहम दिल, खुदातरस और ईमानदार आदमी है। मैं तुम्हें उसके घर के बाहर ले चलता हूँ। वो सुबह जैसे ही अदालत आने के लिए घर से निकले तो तुम उसके पास जाकर उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाना, उसके सामने आहुदारी करना, तो वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। शरीफन ने ऐसा ही किया। वो जज के पाँव में गिर पड़ी। उसने जज को रोते हुए बताया कि उसका वालिद बिल्कुल बेकसूर है। वो अब बूढ़ा हो चुका है। वो तो अब रात को कभी घर से भी बाहर नहीं निकलता
और ना ही उसमें अब इतनी ताकत है कि वो डाका डाल सके। और ये वारदात मेरे बाप के शागिर्द मनोहर लाल ने की है, जो कि उसकी बंदूक शिकार करने के बहाने से ले गया था। जज साहब को उस पर बहुत तरस आया। उसने बड़ी तवज्जो से बच्ची की बातें सुनी और उसकी मदद का वादा कर लिया। उसने वकील से कहकर केस की दोबारा समाअत के लिए अपील करवाई। चुनाचा कुछ ज़रूरी कार्रवाई के बाद केस की दोबारा से समाअत शुरू हो गई। दौरान समाअत कुछ मज़ीद शवाहिद का मुशाहिदा करने के बाद केस बहुत कमज़ोर हो गया और आखिरी समाअत पर जज ने गुलाम हुसैन की बंदूक को अचानक उठाकर उसे थमाते हुए कहा कि गुलाम हुसैन, इस बंदूक से तुम कैसे निशाना लगाते हो? गुलाम हुसैन, इस बंदूक से तुम कैसे निशाना लगाते हो? ज़रा इसे थाम कर तो दिखाओ। गुलाम हुसैन ने अपने रेशाज़दा हाथों से बंदूक को निशाना लगाने वाले अंदाज से थाम कर दिखाया। फिर जज साहब ने वही बंदूक मनोहर लाल की तरफ बढ़ाई और कहा कि तुम भी बताओ कि बंदूक से कैसे निशाना लिया जाता है। मनोहर लाल ने फौरन बंदूक को अपने हाथों में लेकर और थाम कर सीधा करके दिखाया। ये देखकर जज साहब ने भरी अदालत के सामने जज साहब ने कहा कि आप सब ने देख लिया कि गुलाम हुसैन के हाथों में अब इतनी सख्त भी नहीं है कि वो बंदूक को सीधा करके थाम सके। ऐसी हालत में कोई डाका कैसे डाल सकता है और किसी को कत्ल कैसे कर सकता है, जबकि आपने देख लिया कि मनोहर लाल ने किस चाबक दस्ती और महारत के साथ बंदूक को पकड़ा और निशाना बांधा। लिहाजा साफ जाहिर होता है कि कत्ल और डकैती की इस वारदात में गुलाम हुसैन हरगिज़ मुलव्वस नहीं है। इसलिए गुलाम हुसैन को बाइज्जत बरी किया जाता है और असल मुजरिम मनोहर लाल को सजाए मौत और उसके साथियों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। गुलाम हुसैन इसके बाद तकरीबन 10-11 साल मज़ीद ज़िंदा रहा। इस दौरान उसने अपनी बेटी शरीफन की शादी कर दी। शरीफन शादी के बाद अपने शोहर के पास शिमला चली गई, जहां पर उसका शोहर रेलवे में मुलाजिम था। पाकिस्तान आने के बाद शोहर इंतकाल कर गया। फिर दूसरा निकाह टंडो आदम में फ़तेह मोहम्मद से हुआ था। दीगर बच्चियों की भी शादियां कर दी गईं। बड़े बेटे नवाज अली, जो कि वज़न उठाने के एक मुजाहरे के दौरान तकलीफ़ होने के बायस इंतकाल कर गया था, उसकी बेवा का निकाह अपने बेटे मोहम्मद शरीफ से करवा दिया, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। गुलाम हुसैन भेडा ने कमोबेश 80 साल की उम्र में इंतकाल किया। उसके इंतकाल के 2-3 साल बाद मुल्क तकसीम हुआ तो ये तमाम ख़ानदान हिजरत करके बरास्ता अटारी रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाल्टन कैंप पहुँचे। जिन तकालीफ और मसाइब का सामना करते हुए ये ख़ानदान पाकिस्तान पहुँचा, ये अलग से एक दर्दनाक दास्तान है। हिजरत के वक्त बड़े बेटे मोहम्मद शरीफ की उम्र 21-22 साल के करीब थी, जबकि छोटा बेटा शेर मोहम्मद 13-14 साल का था। शेर मोहम्मद दुनियादारी से दूर फ़कीर मनश दरवेश सिफत इंसान था। वाल्टन कैंप से हुकूमत ने उन्हें सिंध भिजवा दिया, जहां पर उन्होंने मेहरापुर में सकूनत अख्तियार की। 5-6 साल बाद शेर मोहम्मद और मोहम्मद शरीफ ने पन्नो आकिल सिंध में एक ही घर में दो बहनों से शादियां की। ये मोहम्मद शरीफ की दूसरी शादी थी। मोहम्मद शरीफ को पाकिस्तान आने के बाद पहली बीवी से एक बेटी पैदा हुई, दूसरी से कोई औलाद नहीं हुई, जबकि शेर मोहम्मद को 3 बेटियां और 4 बेटे पैदा हुए। जिनमें से 2 बेटे बचपन में ही इंतकाल कर गए और 2 बेटे, जिनमें से बड़ा बेटा गुलाम मोहम्मद वामिक राकमुल हुरूफ और छोटा बेटा डॉक्टर मोहम्मद शफी तूर माशा अल्लाह हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शेर मोहम्मद तूर का इंतकाल 27 मई 1986 मुताबिक 17 रमज़ानुल मुबारक 1406 हिजरी बरोज़ मंगल तकरीबन 52 साल की उम्र में 52 साल की उम्र में हुआ और उसके बड़े भाई मोहम्मद शरीफ तूर का इंतकाल मोरखा 15 मार्च 2005
मुताबिक 4 सफ़र 1426 हिजरी बरोज़ मंगल तकरीबन 79-80 साल की उम्र में हुआ। 80 या 79 साल की उम्र में हुआ। वजाहत: ये दास्तान ग़ुलाम हुसैन उर्फ भेड़ा के बड़े फर्जंद मोहम्मद शरीफ तूर ने बारहा अहले खाना के सामने सुनाई और बिरादर खुर्द डॉक्टर मोहम्मद शफी तूर और मेरे छोटे भाई डॉक्टर मोहम्मद शफी तूर ने इसकी तस्दीक की, जबकि राकमुल हुरूफ यानी मैं गुलाम अहमद वामिक ने इसे दास्तान की शक्ल में तरतीब दिया और कलमबंद किया। ये तहरीर आज 7 नवंबर साल 2022 बरोज़ सोमवार को पाया तकमील को पहुंची। लेकिन अफसोस कि इस दास्तान के लिखने के 14 दिनों बाद 21 नवंबर 2022 बरोज़ सोमवार भाई डॉक्टर मोहम्मद शफी तूर का हरकत कलब बंद होने से कराची में इंतकाल हो गया था, जिसे दूसरे रोज़ मंगल के दिन मेहरापुर के पलाटों वाले कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक कर दिया गया। कुल्लु नफ्सिन दायकातुल मौत। ये थी हरियाणा के एक बहादुर सपूत की हैरत अंगेज़ दास्तान। ये दास्तान मुकम्मल हुई और इसके साथ ही उम्मीद है आपको ये दास्तान पसंद आई होगी और अपने तासरात का इज़हार फरमाएँ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।